कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, व्यंग के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, एकांकी के क्षेत्र में, संस्मरण के क्षेत्र में, इतने विधाओं में हमने रचना की है। और अभी तक हमारी 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, हिंदी और मगही मिला के। और इस वर्ष मैं बोल रहा हूँ कि अचल हूँ, 4 किताबें मेरी इस साल आएगी। इससे क्या होगा? मेरी जुबान काट दो, इससे क्या होगा? और मुझे टुकड़ों में बांट दो, इससे क्या होगा? अगर तेरी आँख में चुभता हूँ रात दिन, अगर तेरी आँख में, गरीब वर्ग कैसे चुभते हैं कि अगर तेरी आँख में चुभता हूँ रात दिन, तो पत्तों की तरह छाट दो, इससे क्या होगा? साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल जनमंच बलराम कुमार के साथ। और इस वक्त हमारे साथ बैठे हुए हैं अलखदेव प्रसाद अचल जी। और सबसे पहले सर, नेशनल जनमंच में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपने नाम में सर अचल लिखते हैं, इसका क्या मतलब है? देखिए, अचल लिखने का मुख्य कारण यह है कि बचपन से ही मैं थोड़ा सा जिद्दी प्रवृत्ति कर रहा हूँ। अच्छा। यानी किसी साथी से मैं कुछ कह दिया जी। कि अमुक जगह चलना है, तो कोई हमको रोक नहीं सकता था। आज भी मेरी कोशिश वही रहती है कि मैं जो कह दूं वह मैं करूं। तो इसीलिए सोच समझ के मैंने अपना उपनाम, मतलब दृढ़ प्रतिज्ञा है, बिल्कुल हिमालय पहाड़ की तरह। हाँ, हमको कोई डिगा नहीं सकता, एकदम अडिग है। चाहे सिद्धांत के तौर पर भी देखिए कि अगर मैं नास्तिक हूँ तो हूँ, ये नहीं कि कहीं हमारा सिर झुक जाए, कोई सवाल ही नहीं पैदा। मतलब झूठ और फरेब से एकदम अलग है। बिल्कुल। सर एक चीज़ बताइए कि आपने साहित्यिक विधा में आप बहुत सारा काम किए हैं, और हमको बताइए आप किन किन विधाओं में साहित्यिक रचना की है? कविता के क्षेत्र में, कहानी के क्षेत्र में, उपन्यास के क्षेत्र में, व्यंग के क्षेत्र में, नाटक के क्षेत्र में, एकांकी के क्षेत्र में, संस्मरण के क्षेत्र में, इतने विधाओं में हमने रचना की है। और अभी तक हमारी 17 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, हिंदी और मगही मिला के। और इस वर्ष मैं बोल रहा हूँ कि अचल हूँ, 4 किताबें मेरी इस साल आएगी। इस बार सर, जिस तरह से आपकी जो रचनाएं हैं, हमको कुछ थोड़ा बहुत हमने पढ़ने की भी कोशिश किया, पढ़ा है, तो हमें ऐसा लगा है कि उस पर मानववाद की छाप है। जो रचनाएं पढ़ा, तो मानववादी साहित्य की क्या भूमिका है, क्यों उसकी आवश्यकता है समाज में? देखिए, मानव तो समान है जी। लेकिन ब्राह्मणवादी व्यवस्था यहाँ की शुरू से ही अपनी दाल गलाने के लिए अपने स्वार्थ में लोगों को 4 वर्णों में विभक्त किया। जी। आज तो बहुत सारी जातियों में विभक्त है, तो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि सभी इंसान एक हैं, और जब सभी इंसान एक हैं तो किसी में कोई ऊंच नीच, छुआछूत का भेदभाव नहीं होना चाहिए। अमीरी गरीबी है वो तो रहेगी, वो अलग चीज़ है, लेकिन ऐसे मानव में भेदभाव मुझे पसंद नहीं है। सर जिस तरह से समाज निर्माण में साहित्य की बहुत भूमिका होती है, और ब्राह्मणवादी साहित्यिक जो रचनाएं हैं उससे समाज को कितना नुकसान हुआ है, इस पर क्या कहेंगे आप? काफ़ी नुकसान हुआ है। आज भी जो हमारे लोग हैं कहते हैं कि अखंड हम लोग करवा रहे हैं। अच्छा। कुछ जगहों पर ऐसा होता है। हाँ, बहुत जगहों पर होता है, जेकरा में कहते हैं क्या कि हम लोग बैठकी अखंड कर रहे हैं, जेकरा में रामचरितमानस का पाठ कर रहे हैं। जिन शूद्रों के बारे में गाली दी गई है कि ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी, और वही शूद्र लोग झाल बजा बजा के, ढोलक बजा बजा के, और तुलसीदास द्वारा दी गाली को अपने मुंह से अपने गाली दे रहे हैं। अब इस तरह की जो बातें लिखी गई है उसे हमारा कितना बेनिफिट होगा? नुकसान ही नुकसान होगा। तब मुझे लगता है कि वैसे साहित्य को नकारने की ज़रूरत है, और जब तक वैसे साहित्य को नकारा नहीं जाएगा तब तक हमारे समाज में समानता नहीं आएगी।
और आज जैसे अर्जक संघ है या शोका क्लब वाले हैं या बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो रूढ़िवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और लोगों को मार्गदर्शन भी कर रहे हैं, सभा गोष्ठियाँ करके लोगों की आंखें खोल रहे हैं, तो समाज में थोड़ा बहुत जागरूकता तो निश्चित रूप से आ रही है, लेकिन इसको और गति प्रदान करने की ज़रूरत है। आपने जैसा कि कहा कि गाली दिया गया है साहित्यिक रचनाओं में, ब्राह्मणवादी साहित्यिक रचनाओं में, और फिर भी समाज उसको ढो रहा है, लोग उसको ढो रहे हैं, तो क्या उसको नासमझी कहा जाए, भोलापन कहा जाए, या क्या कहा जाए उसको? इसको नासमझी कहेंगे, और इसका मुख्य कारण यह है कि जो उन साहित्य की रचना करने वाले रहे हैं सब उन्हीं लोग रहे हैं, सवर्ण रहे हैं। मुझे हंसी आती है और आश्चर्य भी होता है अपने लोगों पर कि आप ये मनगढ़ंत तर्क कैसे दे रहे हैं। ये तो काव्यों में लिखा हुआ है, हमारे धार्मिक ग्रंथों में लिखा हुआ है। इस पर हम उन लोग को समझाते हैं कि क्या धार्मिक ग्रंथ आपके बाप दादों ने लिखा है? लिखा है उसने। तो जब उसने लिखा है तो अपने स्वार्थ, अपने लोभ, सब अपनी बात लिखा है, तो उसको फिर हम लोग क्यों ढोते जाएंगे? और हमारे लोग को ये समझना चाहिए कि जब उन लोगों ने लिखा है तो हमारे हित की बात तो लिखा नहीं है, तो फिर हम क्यों ये बात को कहते हैं, या हमारे लोग कहते हैं कि धार्मिक ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है। उनके धार्मिक ग्रंथों के आधार पर चलने की ज़रूरत नहीं है, चलने की ज़रूरत है जो हमारे लोगों ने लिखा। कबीरदास ने लिखा, रैदास ने लिखा, ज्योतिबा फुले ने लिखा, सावित्रीबाई फुले ने लिखा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लिखा, रामस्वरूप वर्मा ने लिखा, भरत सिंह भारती ने लिखा। हमारे जो लोगों ने लिखा उनके आधार पर हम लोगों को चलने की ज़रूरत है, और तभी हम लोगों को लाभ हो सकता है। लेकिन खेद है कि हमारे ही लोग अपने लोगों को तरजीह नहीं दे रहे हैं, अपना इतिहास नहीं पढ़ रहे हैं। इसका कारण है कि हमारे लोग मानसिक रूप से गुलाम हो चुके हैं। उस गुलामी से मुक्ति के लिए हम आप जैसे लोगों को, जैसे आप चैनल के माध्यम से कर रहे हैं लोगों को जागरूक, हम साहित्य के माध्यम से कर रहे हैं, ये जागरूकता पैदा करने की ज़रूरत है। सर हम जानना चाहेंगे सर, आपका जो साहित्य है, जो आपने रचनाएं किया है, उसके बारे में कुछ बताएं। देखिए, पहले तो मैं ये बता दूं कि जब मैं 9th क्लास में था तो जगदेव बाबू की हत्या हुई थी। अपने लोग थे, प्रभावित हुए, और 9th क्लास में पढ़ते हुए उस समय जहाँ शोषी समाज दल की सभा होती थी, अर्जक संघ की सभा होती थी, उस समय यहाँ जोगिया के पास किसको कहते, सोहर बीघा, सोहर बीघा में खूब होता था। हम स्कूल छोड़ के चले जाते थे, और 2 दिन का कार्यक्रम, 3 दिन का कार्यक्रम, रात में भी रहते थे। उन लोगों का प्रभाव हम पर बहुत ज़्यादा पड़ा। यही कारण है कि शायद 9th क्लास से, यानी मैं 74 की बात बोल रहा हूँ, उस समय से हमने कभी सरस्वती की पूजा नहीं की, हम भूत प्रेत पर विश्वास नहीं रखे। इसका असर उन लोग का पड़ा, महाराज सिंह भारती का पड़ा, रामस्वरूप वर्मा जी का पड़ा, ये सब का पड़ा, और जगदेव बाबू के बारे में सोचते थे उसका पड़ा। फिर हम लोग कबीरदास को पढ़ने लगे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को पढ़ने लगे, लेकिन ये बाद में पढ़ने लगे। लेकिन उसी समय से हमारे जो दिलो दिमाग में बैठ गया, वो अचल की तरह जो बैठ गया, और तब से हम फिर उस तरफ मुड़ के मैं नहीं देखा। तो आपके जो प्रेरणा स्रोत है, क्या वही लोग हैं? बिल्कुल बिल्कुल, जितने लोगों का मैंने नाम लिया वो हमारे प्रेरणा स्रोत हैं। और साहित्य के क्षेत्र में प्रेमचंद जी को मैं प्रेरणा स्रोत मानता हूँ, इसलिए कि प्रेमचंद जी, चाहे उपन्यास की बात की जाए, चाहे कहानियों की बात की जाए, उन्होंने भी, वो ठीक है कि वो लाला परिवार के थे, लेकिन इसके बावजूद भी ब्राह्मणवादी पर जो हमला उन्होंने किया है आज से 100 बरस पहले, मैं समझता हूँ कि उस समय जो पिछड़ी जाति में होंगे, दलित जाति में होंगे, उन लोगों ने भी साहित्य के माध्यम से उतना अधिक हमला नहीं किया था। तो साहित्य के क्षेत्र में हमारे ये सब प्रेरणा स्रोत हैं। राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले ने जो प्रकाशित किया था गुलामगिरी,
तो पूरे देश में बवाल हो गया था, तहलका मचा था। तो प्रेमचंद से तो काफ़ी पहले हुए। हाँ, पहले हुए। मैं बोल रहा हूँ, ये आपसे बोला कि वो सवर्ण जाति माने आज तो लाला जाति सवर्ण जाति में कहे जाते हैं, तो वो ब्राह्मण तो उसको शूद्र मानता है, लेकिन आज हम लोग समान कैटेगरी में लाला को मानते हैं ना, और हैं भी। तो उस कैटेगरी में रहते हुए भी और प्रेमचंद ऐसा लिख रहे थे, ये बहुत बड़ी बात थी, समझे न। और ये तो थे ही, हमारे ज्योतिबा फूले तो शूद्र में थे, हम लोग के थे, लेकिन लाला जाति होते हुए भी और इतनी बड़ी बात लिख देना उस समय की बहुत बड़ी चीज़ थी। सर, आप अपनी जो साहित्यिक रचनाएं हैं उसके बारे में बताइए कुछ। हमने अभी तक 17 किताबें लिखी है, जिसमें 6 उपन्यास भी हैं। हिंदी में गज़ल सुनाते हैं। मेरी जुबान काट दो, मेरी जुबान काट दो, इससे क्या होगा। मेरी जुबान काट दो, इससे क्या होगा, और मुझे टुकड़ों में बांट दो, इससे क्या होगा। मेरी जुबान काट दो, इससे क्या होगा, और मुझे टुकड़ों में बांट दो, इससे क्या होगा। अगर तेरी आँख में चुभता हूँ रात दिन, अगर तेरी आँख में, गरीब वर्ग कैसे चुभते हैं, कि अगर तेरी आँख में चुभता हूँ रात दिन, तो पत्तों की तरह छांट दो, इसे क्या होगा। पत्तों की तरह छांट दो, इसे क्या होगा। और दर्द से दुख रहा है अंतस का मेरा दिल, दर्द से दुख रहा है अंतस का मेरा दिल, लेकिन नाली की तरह पाट दो, इसे क्या होगा। नाली की तरह पाट दो, इसे क्या होगा। और अगला शेर है कि पर्वत की तरह दिल जो मेरा दरक रहा है, पर्वत की तरह दिल जो मेरा दरक रहा है, कागज की तरह साट दो, इसे क्या होगा। कागज की तरह साट दो, इसे क्या होगा। और अंतिम शेर है कि जब फड़फड़ाते पर, जब फड़फड़ाते पर कतर डाले तू अचल के, जब फड़फड़ाते पर कतर डाले तू अचल के, और फिर बेड़िया ही काट दो, इसे क्या होगा। फिर बेड़िया ही काट दो, इसे क्या होगा। बहुत बहुत साधुवाद। तो ये अचल सर हैं, और अचल सर का साहित्य इसी तरह से जो शोषित वंचित लोगों का जो आवाज़ है उसको बुलंद करते रहता है, और साहित्य की बहुत बड़ा प्रभाव होता है समाज पे, और साहित्य से ही समाज निर्माण होता है। तो अचल सर, आपके उपन्यास जो हुए वो किस क्षेत्र में लिखे हैं आप। सामाजिक क्षेत्र में भी लिखे हैं, राजनीतिक क्षेत्र में भी लिखे हैं, क्योंकि आज समाज जो है वो राजनीति से तो प्रभावित है ही। लेकिन आपको लगता है कि पूछने का मकसद ये होगा कि आपका थीम क्या होता है। हमारा जो नायक होता है उपन्यास का या कहानी का, मेरा नायक होता है दलित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, शोषित वंचित वर्ग को मैं नायक बनाता हूँ। और कहानियों में आप देखेंगे, प्रेमचंद की भी कहानियों में देखेंगे कि जो बड़े वर्ग के लोग होते हैं वो बहुसंख्यक वर्ग के लोग होते हैं, चाहे दलित हो या पिछड़ा हो, उस पर जुल्म ढाते हैं। प्रेमचंद जी ने सिर्फ यह दिखाया है कि सिर्फ जुल्म ढाते हैं और कैसे गरीब वर्ग उसको बर्दाश्त कर लेता है। प्रेमचंद जी यहाँ दिखाए हैं। मैं दिखाता हूँ कि अगर वो जुल्म ढाया, ये तो समाज की प्रवृत्ति है कि समाज में रहेगा जुल्म ढाएगा, लेकिन मेरा नायक उसको बर्दाश्त नहीं करेगा। मेरा नायक अगर गरीब वर्ग पर जुल्म ढाता है, अगर वो एक फैट मारता है तो मेरा नायक उसको 4 फैट मारेगा। अगर वो एक की हत्या करेगा तो मैं हिंसा में विश्वास नहीं रखता हूँ, लेकिन कोई अगर हमारे वर्ग की हत्या करेगा तो मेरा नायक चुपचाप हाथ पर हाथ धर के बैठेगा नहीं, वह भी हथियार उठाएगा। ये मेरा थीम है।
मतलब एक्शन टू रिएक्शन हो। बिल्कुल, जी। इसके लिए चाहे जो हो। तो इस तरह से साहित्य समाज का आईना होता है और अचल सर ने समाज को आईना दिखाने का काम किया है। इसी तरह के कार्य अचल सर करते रहें और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। एक सवाल और अचल सर कि जो साहित्यिक रचना करने वाले लोगों की संख्या बहुत कम है हमारे समाज में, उन लोगों के लिए क्या कहेंगे? कैसे लोग साहित्यिक रचना से जुड़ेंगे और उनका कैसे आगे आएंगे रचना के क्षेत्र में? देखिए, आज का जो समाज है वो ज़्यादा व्यक्तिवादी हो गया है। जी। जनहित की बात लोगों के मन से दूर होती चली जा रही है। सिर्फ अपने परिवार में अपने परिवार का विकास देखना चाहते हैं, अपना विकास देखना चाहते हैं। अगर हम भी वैसी सोच रखते तो हम साहित्य के दिशा में इतना आगे नहीं बढ़ते। जैसे जनवादी लेखक संघ से हम जुड़े हुए हैं, साथियों को जोड़े हुए हैं, सेमिनार करते हैं, गोष्ठी करते हैं और इसीलिए करते हैं कि आप सोचिए और साहित्य के क्षेत्र में आगे बढ़िए। इस दिशा में कुछ कुछ जो साथी होते हैं वो सोचते भी हैं और साहित्यिक रचना कर भी रहे हैं। कुछ साथी हैं हमारे सत्यार्थी जी, हमारे विचारक जी, समुद्र जी, ये सब पहले उस सोच के नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे संपर्क में आते गए वैसे वैसे उन लोग में सोच बदलती गई। उन लोग भी दृष्टिकोण बदला और किताबों की रचना करने में वो भी अब अग्रसर हो रहे हैं। तो ये भावना लानी पड़ेगी अपने अंदर कि अपने हित के साथ साथ समाज का हित सोचें और पत्रिका पढ़ें, साहित्य पढ़ें और हमारे जैसे लोगों के संपर्क में रहें। तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि और लोग भी मेरी तरह साहित्यिक रचना करेंगे और समाज को कुछ दे सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अचल सर से बात करके बहुत अच्छा लगा आपसे सर। धन्यवाद। तमाम दर्शकों को नेशनल टेलीविजन देखने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।